इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन से शुरू करते हैं. It is the branch of physics which deals with the charges at rest. So as you know that कि electro का मतलब होता है charge. This electro यहाँ से लेके यहाँ तक का जो part है that stands for charge. और static का मतलब everybody knows that is at rest. तो electrostatic का मतलब कि ये physics की एक ऐसी branch है जो कि charges को rest पे study करती होगी. So that is the definition. It is a branch of physics which deals with the charges at rest under the action of electric forces. अभी electric forces कौन सी forces हैं इनको हम आगे जाके further study करेंगे. आगे चलते हैं. Charge, electric charge असल में क्या होता है? So this can be asked as a short question as well. Electric charge की definition, electrostatics it can be asked as a short question. तो मैं ये करता हूँ आपके लिए यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं उनके साथ यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन भी करता रहता हूँ. So this can be asked as a short question. This can be asked as a short question as well. So electric charge की definition है. It is पहले definition है. It is the property of a body due to which it attracts or repels other bodies. Electric charge एक property है. Charge in itself is no entity. Charge अपने में एक कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं होता. जैसे आमतौर पे चार्ज के बारे में आता है कि एक चार्ज पड़ा हुआ है तो वी कैन नॉट से एक चार्ज पड़ा हुआ है. हम कह सकते हैं एक चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है क्योंकि पार्टिकल विल बी अ मटेरियल पार्टिकल. चार्ज उसकी प्रॉपर्टी होगी. सो आगे से जब भी कभी चार्ज का वर्ड यूज होता है तो आपके जहन में कोई पार्टिकल नहीं आना चाहिए. चार्ज इज जस्ट अ प्रॉपर्टी. चार्ज पार्टिकल जो है इधर इट्स पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज वो एक पार्टिकल होता है. 1600 AD में Gilbert was a scientist जिसने ये दिखाया कि some bodies rub together acquire the property of attraction. जहाँ पे जनरल मैट्रिक में ये एक्सपेरिमेंट्स भी किए हुए होंगे कि जब बॉडीज को रब किया जाता है, आप अपने हाथों को रब करो आपस में तो थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे चार्ज फील हो जाएगा. आप कोई भी चीज कागज हाथों के पास लेके आते हो. विल डू दिस एक्सपेरिमेंट्स एज वेल. आप कंघा बालों में करते हो. कंघा करने के लिए तो बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है. सब लोगों ने किया भी होगा कि कंघा अपने बालों में करने के बाद अगर आपके बाल हैं तो ठीक है, वो लोग कहीं बुरा नहीं मानिएगा जिनके बाल नहीं होते. तो जिनके बाल हैं वो अपना कंघा बालों में करें और कंघा बालों करने के बाद आप कोई कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास वो कंघा लेके जाओ तो वो उन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है. क्यों? क्योंकि वो रब हुआ आपके बालों के साथ. रबिंग की वजह से चार्ज एक प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप हुई जिस वजह से वो चार्ज ने दूसरे चार्ज को या न्यूट्रल पार्टिकल को भी अट्रैक्ट कर लिया. अच्छा, यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज किया है कि चार्ज दूसरे न्यूट्रल पार्टिकल को भी अट्रैक्ट कर लेता है, इसको जरा मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली दो तरह के चार्जेस होते हैं. देयर आर पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस. तो पॉजिटिव चार्जेस को प्लस के साइन से इंडिकेट किया जाता है, नेगेटिव चार्जेस को नेगेटिव के साइन से इंडिकेट किया जाता है. और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि लाइक चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर. लाइक चार्जेस का मतलब एक जैसे चार्जेस, सिमिलर चार्जेस, दे रिपेल ईच अदर. तो आपके पास यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, दे आर लाइक चार्जेस. दोनों नेगेटिव है, दे आर अगेन लाइक चार्जेस. तो लाइक जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अलाइक चार्जेस जो होते हैं जो डिफरेंट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड नेगेटिव पॉजिटिव विल आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर. सो ये चार्ज के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था. चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं? इट्स यूनिट्स आर कूलम और उन्हें कैपिटल C से इंडिकेट किया जाता है कूलम के नाम से. कूलम के नाम से चार्ज के यूनिट्स को क्यों इंडिकेट किया जाता है? कि कूलम ने दरअसल चार्जेस को डिटेल में स्टडी किया था और उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को भी बताया था. इस वजह से उसके नाम पे चार्ज के यूनिट्स रखे गए. अगला जो हमारा मेजर टॉपिक है वो हम लोग कूलम लॉ को ही पढ़ेंगे. लेकिन इससे पहले एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैंने आपको बोला कि चार्ज पार्टिकल्स कैन अट्रैक्ट द न्यूट्रल पार्टिकल्स एज वेल. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि लेट्स से देयर इज अ चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और ये उसके पास एक न्यूट्रल बॉडी पड़ी हुई है. देयर इज अ एंटायरली न्यूट्रल बॉडी. इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं. लेकिन आपको पता है कि कोई भी बॉडी किससे मिलके बनती है? दैट इज मेड अप विद एटम्स. और एटम्स के अंदर क्या होता है? मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाई दूं कि क्या होता है तो इसके अंदर एक एटम है. एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है
कूलम के बाहर वाले ऑर्बिट्स के अंदर देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, तो दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करती है कि जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाया जाता है इसको, तो वो उसके अंदर से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर, एटॉमिक शेल्स के अंदर, उनको वो अट्रैक्ट कर लेती है और उनको एक तरह से वो पोलराइज भी कर देती है, लेकिन उनको अट्रैक्ट करती है वो। तो इस वजह से अ चार्ज बॉडी कैन सर्टेनली अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। तो ये एक सिंपल सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। चलिए पहला लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कूलम्ब लॉ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये आपसे पूछा भी जा सकता है और बाज नहीं बल्कि काफी सारे इयर्स में ये पूछा भी गया है। इसके साथ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये क्वेश्चन जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंगली मैं बात करूंगा, क्योंकि आपने बुक को किसी तरह से डेविएट नहीं होना किताब से, किताब को लाजमी तौर पे फॉलो करना है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस व्हिच अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर। वो कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, विद अ फोर्स नोन एज फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। ये फोर्स ऑफ इंटरैक्शन का क्या मतलब है? इंटरैक्शन का वर्ड का मतलब क्या है? इंटरैक्शन का मतलब ये है कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस नहीं लगाएंगे अनटिल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। और चार्ज पार्टिकल इंटरैक्ट कैसे करते हैं? जब वो एक दूसरे के इतना करीब आते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। जब वो इंटरैक्शन होता है उनका, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। कूलम्ब यूज्ड टॉर्शन ऑपरेटर्स। टॉर्शन ऑपरेटर्स जो है, ये एक ऑपरेटर्स का नाम है जो कूलम्ब ने इस्तेमाल किया था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स एंड लेटर कॉल्ड दिस एज कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब ने क्या किया? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं कि कूलम्ब ने टॉर्शन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया और उसने फोर्स ऑफ इंटरैक्शन को फाइंड किया बिटवीन टू चार्जेस, और बाद में उसने इस लॉ को कूलम्ब्स लॉ का नाम दे दिया। अब कूलम्ब्स लॉ क्या डिफाइन करता है? डिफाइन ये करता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो आपको पता है दोनों फोर्सेस हो सकती है। अगर दो चार्जेस दोनों ऑपोजिट है, लाइक अलाइक चार्जेस हैं, तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर लाइक चार्जेस है तो वो रिपेल करेंगे। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. वो उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये आपके पास कूलम्ब लॉ की डेफिनेशन है, और कूलम्ब लॉ की डेफिनेशन जो है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बहुत दफा पूछा भी गया है और आपको याद भी होना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिराइव कर लेते हैं, तो मैथमेटिकल फॉर्म को डिराइव करने से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसने क्या बोला कि ये जो फोर्स होती है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। अब व्हाट डज इट मीन बाय स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड? तो स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड का मतलब ये है, आई एम रियली वेरी सॉरी, या ये आपके पास दो चार्जेस है। लेट्स से दिस चार्ज इज Q1 एंड दिस चार्ज इज Q2, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज R। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन the force is in direct relation with the product of the magnitudes, yani Q1 into Q2, and the force is in inverse relation with the square of the magnitude of the distance between them, या square of the distance between them, yani inversely proportional to R square। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, इनइक्वालिटीज को कंबाइन करते हैं, तो आपके पास जो एक फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, F is directly proportional to Q1 Q2 over R squared। और यहां से अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करना हो, तो वी ऑल नो दैट प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? कांस्टेंट यूज किया जाता है। तो F will be equal to K कांस्टेंट है which is known as the Coulomb's constant, Q1 Q2 over R squared। और अगर इसको फर्दर हम थोड़ा सा एलाबोरेट कर लेते हैं, तो K की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, और वो स्पेसिफिक वैल्यू क्या है आपके पास? दैट इज 1/4 pi epsilon naught, so which is the magnitude of the Coulomb's force। ये आपके पास जो F हमने वैल्यू निकाली है, ये वाली F, ये F
इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये दरअसल मैग्नीट्यूड है। व्हाई वी से मैग्नीट्यूड? क्योंकि फोर्स इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास एक डायरेक्शन होती है और एक मैग्नीट्यूड होती है। तो एक वेक्टर को आपने फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, अगर बगैर एरो हेड के लिखा जाए तो वो उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई ये इसकी मैग्नीट्यूड है के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे जो k है, k इज अ कूलम कांस्टेंट whose magnitude is, whose value is 1 over 4 pi epsilon naught equals to k की वैल्यू 9 10 raised to power positive 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे ये k के यूनिट्स कैसे आते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो आपके लिए यहाँ पे मैं k को सेपरेट भी कर देता हूँ। k इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर Q1 Q2। तो देखिए फोर्स की यूनिट्स न्यूटन, आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर ओवर कूलम इनटू कूलम पर कूलम स्क्वायर। तो ये आपके पास, अच्छा आप में से जो बच्चे रिपीटर्स होते हैं उन्होंने चीजें पहले पढ़ी हुई होती हैं, तो दिस कोर्स इज रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर रिपीटर्स कि वो बगैर किसी एकेडमी जाए हुए घर बैठ के आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पे इंतहाई डिटेल में चीजें डिस्कस करूंगा, ताकि आपको ऐसा भी फील ना हो कि कुछ चीजें जो है वो मैं ऐसे ही पास करके हूँ फिर से। इसीलिए मैं आपको k की वैल्यू निकाल के फिर उसकी वैल्यू बता के यहाँ पे आगे मूव कर रहा हूँ। तो आपने ये वैल्यू याद रखनी है k की। इट विल बी यूज्ड इन सो मेनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इन सो मेनी शॉर्ट क्वेश्चंस, इन सो मेनी न्यूमेरिकल्स आगे जाके। अभी k जो होता है ये डिपेंड किस किस चीज पे करता है, तो जरा आगे हम चलें। k की वैल्यू जो है, एंड दिस इज अनदर शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि k जो है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। इसका क्या मतलब है नेचर ऑफ मीडियम? हमने अभी यहाँ पे जो एक वर्ड एप्सिलॉन नॉट यूज किया है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब जब एक चार्ज था फिर दूसरा चार्ज था, दरमियान में फ्री स्पेस थी, चार्जेस के दरमियान में कुछ भी नहीं था, तब वो जितनी फोर्स एक दूसरे पे लगा सकते हैं, बजाय कि जब दरमियान में कोई मीडियम रख दिया जाए तो ये चार्ज अब इस पे कम फोर्स लगा पाएगा। अब उतनी फोर्स नहीं लगा पाएगा क्योंकि दरमियान में एक चीज रख दी है आपने, दरमियान में कोई और ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस वजह से ये डिपेंड करती है k की वैल्यू ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस और द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच F, Q and R आर टेकन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हो SI यूनिट्स के अंदर फोर्स के न्यूटन, चार्ज के कूलम और रेडियस के मीटर्स, तो वैल्यू 9 into 10 is 9 है। लेकिन अगर आप फोर्स के न्यूटन की बजाय कुछ और यूनिट्स लो, स्मॉलर यूनिट्स ले लो, आर के मीटर्स की बजाय सेंटीमीटर्स ले लो, कूलम से भी छोटे यूनिट्स को ले लो, माइक्रो कूलम ले लो, तो फिर इसकी वैल्यू डेफिनेटली चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन कि आप यूनिट्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हो। हम ज्यादातर इसे SI में ही याद करते हैं, उसी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो है इट्स द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपने याद रखनी है, दैट इज 8.85 10 raised to power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये इसके यूनिट्स कैसे आ जाते हैं, तो मैं आपके लिए ये भी लिख देता हूँ, क्योंकि k was equal to 1 over 4 pi epsilon naught, तो यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 over 4 pi k, और 4 पाई के तो यूनिट्स होते नहीं है, k के यूनिट्स अभी आपको पीछे मैंने बताया था विद न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पे उसका इनवर्स हो जाता है, तो वहां पे पर कूलम स्क्वायर यहाँ पे कूलम स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ पे पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। सो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ द कूलम कांस्टेंट k? इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच F, Q and R आर टेकन। इसके बाद वेक्टर फॉर्म पे चलते हैं। अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की थी, व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म? तो वेक्टर फॉर्म के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पे ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 था। बेटे आप ध्यान से समझिएगा बातों को, दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं रिपेल। अब रिपेल करते हुए ये वाला जो चार्ज है, जब ये Q2 को रिपेल करेगा तो मतलब ऑब्वियसली इस तरफ इस पे फोर्स लगाएगा। मैं इस फोर्स को बोलता हूं लेट्स से F21, और F21 जो है ये एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। 2 पहले क्यों आया
क्योंकि फोर्स किस पे लग रही है, 2 चार्ज पे, और लगा कौन रहा है, 1, इसलिए F21 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन के लिए क्या होता है कि इस्तेमाल की जाती है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपने फर्स्ट चैप्टर में अगेन पढ़ा हुआ, इस्तेमाल होता है आपके लिए डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं कहता हूं कि इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज आर। अब बताए कि यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर नॉर्मली, तो ये आपके पास आर है और ये R21 है। इसके ऊपर मैं कैप लगा देता हूं। और R21 क्यों बोला मैंने, क्योंकि वो फोर्स F21 का यूनिट वेक्टर है। तो अब अगर मैंने फोर्स F21 को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हाउ वुड आई राइट इट, आई वुड राइट इट एज, ये फोर्स F21 है बट नाउ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए मैं इसकी मैग्नीट्यूड तो लिखूंगा ही लिखूंगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड, और साथ यूनिट वेक्टर R21। इसी तरह से अब जो दूसरा चार्ज होगा ये आपके पास Q2 जब Q1 पे फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स क्या होगी, क्योंकि अब लग रही है Q1 पे, तो शुड बी F1, और कौन लगा रहे हैं 2, बट इट्स अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब अगर ये वेक्टर है तो इसका पोजीशन वेक्टर भी होगा, लेकिन यूनिट वेक्टर भी होगा, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इसकी इस तरफ है, दैट इज R12। इसका मतलब अगर मैं इस फोर्स को लिखना चाहता हूं F12 को, तो F12 कैन बी रिटन एज F12 फोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू R12। ये मैंने लिख लिया दोनों फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म के अंदर। अब इनका आपस में लिंक क्या है, तो जरा देखिएगा, ये R21 भी यूनिट वेक्टर है, R12 भी यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, लेकिन इनकी डायरेक्शंस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो क्या इस डायग्राम से मैं ये लिख सकता हूं कि R21 जो है वो इक्वल है बट ऑपोजिट है R12 के, सो R21 इज इक्वल टू माइनस R12, तो मैं उसकी जगह माइनस R12 लिख देता हूं। तो अगर मैं R21 की जगह माइनस R12 लिखूंगा, सो ये इक्वेशंस कुछ इस तरह से बन जाएंगी कि F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू माइनस R12, और ये नेगेटिव साइन अगर हम बाहर ले लें तो इट वुड बी माइनस K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12। तो माइनस साइन के अलावा जो इतना पार्ट है यहाँ पे, ये वाला सारा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12, ये तो बराबर है F12 के। तो इसका मतलब वी कैन राइट दैट कि F21 इज इक्वल टू नेगेटिव F12। सो ऐसे मतलब F21 इक्वल टू माइनस F2, इसका मतलब क्या है? इसके अब यहाँ पे मल्टीपल मतलब बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जितनी फोर्स Q1 Q2 पे लगाता है उतनी ही फोर्स Q2 Q1 पे भी लगाता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो यहाँ से अगर मैं मल्टीपल चॉइस बनाने बैठूं तो मैं क्या बोलूंगा कि अच्छा जरा बताइए मुझे कि Q1 की Q2 पे लगने वाली फोर्स और Q2 की Q1 पे लगने वाली फोर्स, इनके दरमियान एंगल क्या है? तो यू नो दैट एज देयर इज नेगेटिव साइन, दैट मींस कि यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए, एंड इट्स अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या होता है, बड़े गौर से सुन लीजिएगा कि म्यूचुअल का मतलब होता है कि वो फोर्स जो एक ही टाइम पे दोनों पे लग रही हो। इट्स नॉट पॉसिबल कि Q1 तो Q2 पे फोर्स लगा रहा है लेकिन Q2 Q1 पे फोर्स नहीं लगा रहा, इट्स नेवर पॉसिबल। और जब Q1 Q2 पे लगाएगा तो ऑटोमेटिकली बीइंग म्यूचुअल Q2 की फोर्स Q1 पे ऑटोमेटिकली लग रही होगी। सो हेंस कूलम्ब फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। बता दिया मैंने आपको म्यूचुअल क्या होता है। और when Q1 exert a force on Q2, then Q2 also exerts a force, equal and opposite force on Q1. This force is also known as electrostatic force. इसी को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है कि एक चार्ज पड़ा हुआ है दूसरे चार्ज के पास, उस पे फोर्स लगा रहा है, उस पे फोर्स लगा रहा है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्जेस मूव नहीं कर रहे, सिर्फ एक दूसरे के फील्ड के अंदर पड़े हुए हैं। सो इस वजह से इसको म्यूचुअल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम
अब दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कूलम लॉ आप कह सकते हो, कूलम फोर्स आप कह सकते हो। अभी हमने पीछे बोला भी था कि के की वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम का मीडियम बिटवीन द चार्जेस पे। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दो चार्जेस थे, पहले इनके दरम्यान में देयर वाज अ फ्री स्पेस। अब यहाँ पे फ्री स्पेस नहीं है, बीच में कोई भी मीडियम आ गया। दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी लाइक एक वाटर हो सकता है, दिस कैन बी वुड, दिस कैन बी एनी स्टफ, एनीथिंग यू कैन पुट इन बिटवीन द चार्जेस। तो अब क्या होगा? अब जाहिर सी बात होगा कि ये चार्ज जितनी फोर्स इस पे पहले लगा रहा था, अब ये इतनी फोर्स उसके ऊपर नहीं लगा पाएगा। दरम्यान में मीडियम आ गया तो वो फोर्स कम हो जाएगी। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ मीडियम इज दैट कि आपके पास सिंपली के की वैल्यू पे फर्क पड़ता है। के की वैल्यू पे किस तरह से फर्क पड़ता है? के वॉज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये खाली एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा क्योंकि देयर इज नो फ्री स्पेस नाउ, so this would convert to 1/4 pi epsilon naught into epsilon r. And now what is this epsilon r? Epsilon r is the relative permittivity. और रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये है कि दरमियान में जो मीडियम आ गया है उसकी परमिटिविटी, परमिशन टू एक्सर्ट द फोर्स ऑन ईच अदर, वो रिलेटिवली फ्री मीडियम से या फ्री स्पेस से कितनी कम है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। इसका मतलब के की वैल्यू चेंज होने से फिर डायरेक्ट इफेक्ट होगा आपके पास एफ की वैल्यू पे। तो एफ वुड नाउ बिकम व्हिच इज एफ प्राइम दैट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over R square, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ F प्राइम में से 1/एप्सिलॉन R को सेपरेट कर रहे हैं। अंदर क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over R square। And you all know that कि ये वाला जो पार्ट है 1/4 पाई Q1 Q2 over R square, ये पूरा पार्ट किसके बराबर है? This is the force exerted on each other when there is free space between the charges। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे आपके पास F prime became equal to 1/epsilon R into F, और यहाँ से अगर एप्सिलॉन R की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है तो यू कैन फाइंड दैट एज वेल। FR is equal to एप्सिलॉन R equals to F over F प्राइम। और अगर मैं आपको सिंपल अब बताऊं कि ये है क्या, सबसे पहली बात इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है कि लेस देन 1 होती है। तो आपको पता है कि F the force when there is a free space between the charges वो हमेशा ज्यादा होती है किससे? when there is a medium between the charges। तो न्यूमरेटर इसका बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, दैट मींस द आंसर इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। और दूसरा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी को इट इज डिफाइंड एज इट्स द रेशियो ऑफ द फोर्स, दो फोर्सेस की रेशियो है। कौन कौन सी? बिटवीन टू चार्जेस व्हेन देयर इज अ फ्री स्पेस बिटवीन देम। तो पहले ये जो ऊपर F है ये वो फोर्स है जो फ्री स्पेस है बिटवीन चार्जेस के, to the force when there is a medium or dielectric place between them। इसको डाइलेक्ट्रिक भी बोला जाता है। डाइलेक्ट्रिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर जब दोनों तरफ चार्जेस होंगे तो दे विल डेफिनेटली वो एक दूसरे के अंदर पोलराइजेशन करेंगे। पोलराइजेशन का टॉपिक आगे जाके हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो दरमियान में मीडियम रखा है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डाइलेक्ट्रिक। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं जी कि ये एप्सिलॉन R यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज अ रेशियो ऑफ टू फोर्सेस। कौन कौन सी? of the force when there is a free medium between the charges, free space between the charges as medium, to when there is a dielectric as a medium between the charges। तो इसको एप्सिलॉन R कहा जाता है। एंड नाउ ये इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये जो एप्सिलॉन R की डेफिनेशन है दिस इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और दूसरा, यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बताइए एप्सिलॉन R के यूनिट्स क्या होंगे। सो एप्सिलॉन R has no units, relative permittivity has no units। क्यों? क्योंकि ऊपर फोर्स नीचे फोर्स न्यूटन से कैंसिल, so it has no units। so ये आपका कंप्लीट टॉपिक था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अंदर आपने सीखा कूलम्ब्स लॉ की फोर्स की आपने मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है, वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, और अगर बीच में मीडियम आ जाए तो उसका इफेक्ट क्या होता है। सो होपफुली आपको समझ आया है पूरा टॉपिक। कोई भी क्वेरी से रिलेटेड हो यू कैन आस्क इन कमेंट्स, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो इस वीडियो के, विल डेफिनेटली आंसर दैट।
और पूरे ध्यान से अब आपने खुद इसको बुक से याद करना है